हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मगध महाजनपद पर शासन करने वाले 3 महत्वाकांक्षी वंश और इनके संस्थापक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप न कीजिए ताकि आपको हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी मिल पाए। इस वीडियो में मोस्टली वे क्वेश्चन इंक्लूड है जो इससे पूर्व कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अतः आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला सबसे पहला जो वंश था, हर्यक वंश था। हर्यक वंश को पितृहंत वंश भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हर्यक वंश में जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों ने अपने अपने पिता की हत्या करके शासन किया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश में सबसे पहले प्रतापी जो शासक थे वे कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया और ये हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक थे। प्रश्न पूछा जा सकता है बिंबिसार का शासनकाल का समय, जो आपको ये नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक, तो वो कौन है? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसे? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। प्रश्न पूछा जा सकता है बुद्ध का समकालीन कौन था या बिंबिसार किसका समकालीन था? तो आंसर क्या है? बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार को श्रेणिक या श्रेणियां भी कहा गया है। ये भी इसका उपनाम है। बिंबिसार का उपनाम है श्रेणिक या श्रेणियां। बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य जीवक थे। प्रश्न पूछा जा सकता है बिंबिसार के दरबार में कौन राजवैद्य थे? आंसर क्या होगा? जीवक। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया आज से पूर्व, जीवक किसके राज दरबार में राजवैद्य थे? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, कालाशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के? ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? बिंबिसार के। बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति और आक्रामक युद्ध नीति, इन दो नीति को अपनाया। बिंबिसार ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, एक तो उसने विवाह करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति अपनाई और दूसरा युद्ध की नीति अपनाई। वैवाहिक नीति के तहत बिंबिसार ने पहला विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत, यहाँ पे परसेन है, प्रसेनजीत की बहन से। दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से और तीसरा विवाह पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री से किया। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो इसमें क्या था? वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना। नेक्स्ट, आक्रामक नीति के तहत, आक्रामक नीति या युद्ध नीति के तहत बिंबिसार ने अंगदेश और चंपा पर आक्रमण किया। प्रश्न पूछा जा सकता है बिंबिसार ने किस नीति के तहत अंगदेश और चंपा पर आक्रमण किया? वैवाहिक नीति या आक्रामक नीति या इन दोनों का ऑप्शन। ठीक है, तो याद क्या रखना है? आक्रामक नीति के तहत बिंबिसार ने अंगदेश और चंपा पर आक्रमण किया। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आक्रामक नीति के तहत बिंबिसार ने किन दो राज्यों पर आक्रमण किया? अंगदेश और चंपा। नेक्स्ट है अवंती के राजा चंद, ये चंड है, यहाँ पे चंड, यहाँ पे चंड है, चंड प्रद्योत महासेन को जब पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसके उपचार के लिए उज्जैन भेजा? चंड प्रद्योत के उपचार के लिए।
चंद्र प्रद्योत किस रोग से ग्रसित हुआ? हैजा, पीलिया, वायरल बुखार, ऐसे ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। तो आपको पीलिया रोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसमें बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का दूसरा प्रतापी जो शासक है वो है अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन थे? अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया मगध साम्राज्य पर। ठीक है। अजातशत्रु की माता लिच्छवी राजकुमारी चेल्लाना थी। लिच्छवी राजकुमारी चेल्लाना अजातशत्रु की माता थी। अजातशत्रु को कुणिक और पितृहंता की उपाधि भी मिली हुई थी। अजातशत्रु को कुणिक की उपाधि भी मिली हुई थी। अब ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अजातशत्रु को अन्य किन दो नामों से पुकारा जाता था, या किन अजातशत्रु के उपनाम क्या थे? कुणिक और पितृहंता। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु ने जब मगध साम्राज्य पर शासन किया तो उससे पूर्व जो है इन्होंने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। प्रश्न पूछा जा सकता है, राजगृह में स्तूप का निर्माण किसने करवाया? आंसर क्या रहेगा? अजातशत्रु ने। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु के शासनकाल के कौन से वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो आंसर क्या रहेगा? 8वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो आंसर क्या रहेगा? अजातशत्रु के शासनकाल में। या यह भी पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो उसका आंसर क्या रहेगा? प्रथम बौद्ध संगीति का। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ? इसका मुख्य विषय क्या रहा? तो ये सब हम इससे पूर्व जो वीडियो बौद्ध धर्म की डाल चुके हैं उस वीडियो में सभी विस्तार से बताया गया, आप वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पे। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। यह प्रथम बौद्ध संगीति का विषय था। नेक्स्ट है, 3 नंबर का जो शासक है वो हुआ उदायन। उदायन ने 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। और उदायन के शासनकाल में गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई? उदायन के शासनकाल में। किस नदी के तट पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर। नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदासक। अब बात करते हैं, आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है 1413 से 344 ईसा पूर्व तक का शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। प्रश्न पूछा जा सकता है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर क्या रहेगा? शिशुनाग। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग की राजधानी क्या थी? वैशाली। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था। ये काला और शोक एक ही वर्ड है यहाँ पे। शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली, वर्तमान में बिहार, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? अजातशत्रु, शासन कालाशोक, शिशुनाग, बिंबिसार। तो आंसर क्या रहेगा? कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक का पुराणों में नाम काकवण मिलता है।
ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस प्राचीन शासक को काकवण के नाम से पुकारा जाता था, या पुराणों में किस प्राचीन शासक का नाम काकवण मिलता है? कालाशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो आंसर क्या है? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन अथवा महानंदिन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन अथवा महानंदिन। नेक्स्ट है नंदवंश। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक नंदवंश रहा है, और इसी दौरान जो है ये जो नंदवंश है, नंदवंश के दौरान ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण भी हुआ था। जो विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत पे जिन्होंने आक्रमण किया, उनके विषय में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें डीपली विस्तार से समझाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं नंदवंश की। नंदवंश का संस्थापक उग्रसेन या महापद्मनंद था। प्रश्न पूछा जा सकता है नंदवंश का संस्थापक कौन था? उग्रसेन। तो आंसर क्या रहेगा? उग्रसेन या महापद्मानंद। पुराणों में महापद्मानंद को अपर परशुराम, सर्वक्षत्रांतक और एकारत कहा गया है। परशुराम का अवतार या सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला किसे कहा गया है? महापद्मानंद को। उग्रसेन ने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की। उग्रसेन जो था, इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की। इनके समय में पाणिनि, कात्यायन बोलते हैं, कात्यायन, उपवर्ष, वर्ष, वरुचि जैसे महान विद्वान ने आश्रय प्राप्त किया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाणिनि या इनमें से कोई भी विद्वान कात्यायन, उपवर्ष या वर्ष या वरुचि जैसे महान विद्वान ने किसके समय में आश्रय प्राप्त किया? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या है? उग्रसेन के समय में। नेक्स्ट है महापद्मानंद का पुत्र घनानंद इस वंश का उत्तराधिकारी बना। महापद्मानंद के बाद उनका जो पुत्र था घनानंद इस वंश का उत्तराधिकारी बना, और घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक या यूनानी लेखों में घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्रमीज। घनानंद के शासन काल में सिकंदर मान ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की, ये घनानंद है, यहाँ पे धना नहीं, ये घनानंद है, घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नंदवंशी जैन मत के अनुयायी थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन ये भी नोट रखना, महाजनपद काल में उपज का 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। उपज का कितना भाग? 1/6 भाग। और वज्जी महाजनपद या वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि दीर्घ निकाय में किस महाजनपद का वर्णन मिलता है? तो आंसर क्या है? वो वज्जी महाजनपद या वज्जी संघ। दीर्घ निकाय क्या है? ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो ये जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलता है नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।